मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका द प्राइम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और आज वर्णमाला का पार्ट 3 है, जो कि आज जो है कि आपको वर्णमाला के बारे में पूरी तरह से बता दिया जाएगा। और हम लोग को क्लास प्रारंभ करने से पहले जो लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वर्णमाला के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ विशेष चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने कल उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पढ़ लिए थे, उच्छिप्त व्यंजन के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल जो संख्या होती है स्वर के जो है वो 11 और व्यंजन की संख्या 33 और संयुक्त व्यंजन जो है उनकी संख्या हमारे पास 4 होती है, ठीक है ना। 2 अयोग्यवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोग्यवाह मतलब अंग और अ, ठीक है ना। 2 अयोग्यवाह होते हैं जिसको अयोग्यवाह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अयोग्यवाह अंग और होता है, इसकी संख्या 2 हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास बचता है जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है इनकी संख्या भी क्या होती है? 2 होती है ना। तो आप काउंट कर लीजिए कितने हो गए? 11, 33, 44, 48, 2 50, 2 52, यानी हमारे टोटल जो है 52 वर्ड होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़े से नियम चेंज होते हैं, क्योंकि स्वर जो हिंदी में स्वर है इनकी संख्या तो 11 होती है, पर यही जानते हैं आप लोग संस्कृत में जो होता है, संस्कृत में इनकी संख्या 9 होती है। तो बेसिकली आपके ऑप्शन में 9 भी आता है, 11 भी आता है, कहीं कहीं 13 भी दे देता है। तो आपको समझना है कि किस भाषा में पूछा है। आप पता चला संस्कृत में पूछ दिया तो 9 पे ही आप ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन इसमें भी कई संदेह हैं, कई विद्वानों को अलग अलग मानना है, ठीक है ना। तो उस पर हमको नहीं ध्यान देना चाहते। जो हमारे मूल व्यंजन हो 33 हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दिया हूं, क्षेत्र, ग्रा और स्र, ठीक है ना। अयोग्यवाह में अंग और अ, और उत्क्षिप्त व्यंजन में जो मैं बताया था ड के नीचे बिंदी और ढ के पीछे बिंदी, ये जो है कि उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे कुछ जनरल चीजें के बारे में अध्ययन करेंगे। वो जनरल चीजें क्या हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने व्यंजन के बारे में और स्वर के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, और हम ध्यान देंगे अब की भाषा थोड़ी सी अगली में क्लास थोड़ा सा मैं संधि समास वगैरह पढ़ा लूंगा। इसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा हिंदी का इतिहास और विकास पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसी वर्णमाला लेसन में थोड़ी सा आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत जनरल चीजें हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इतिहास बहुत लंबा है हिंदी का, 2-3 पार्ट में भी वो भी जाएगा। फिलहाल हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले जो जनरल चीजें हैं समझ लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि भाषा आप लोग जानते हैं हिंदी के भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाषा का विकास किससे हुई है? संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है वाणी को प्रकट करना। क्या होता है? वाणी को प्रकट करना। वाणी को प्रकट करना। भाषा किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत के भाष शब्द से होता है, जिसका मतलब होता है वाणी को प्रकट करना होता है, ठीक है ना। और भाषा का विकास आप लोग जानते हैं कैसे हुआ है। तो भाषा जो है वो हमारी संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, इसके बाद औहठ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? औहठ होता है। इसके बाद तब जाके हिंदी आता है। यानी भाषा के विकास का क्रम है। यानी कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो हिंदी भाषा का जननी है वो संस्कृत है। क्या है भाई? कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी भाषा का जननी किस भाषा को माना जाता है, तो संस्कृत।
क्योंकि संस्कृत पहले ही प्राचीन वैदिक काल से ही जो है कि संस्कृत का प्रयोग किया जाता जा रहा है, फिर पाली का हुआ प्रयोग, फिर प्राकृतिक का हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर अवहट हुआ, फिर हिंदी हुआ। कभी काल के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि हिंदी भाषा का जो है विकास किससे, तो कभी काल के अपभ्रंश भी उसमें ऑप्शन में दे देता है, तो अपभ्रंश भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कि भाषाओं का क्रम है, कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ इसका क्रम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये जो है अवहट में प्राचीन और आधुनिक हिंदी आती है, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे और जानते हैं कि हिंदी का जो है संवैधानिक तौर पे माना जाता है भाग 17, ठीक है ना, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हिंदी का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और अनुसूची कितना टोटल है, कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची में आपका हिंदी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। किसमें किया गया है, 8वीं में किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है कि टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने का, 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संवैधानिक तौर पे प्रारंभ में जो इसकी लिस्ट थी उसमें शुरुआत में 14 भाषाओं को ही मान्यता मिली थी, ठीक है ना। कितने का, 14 भाषाओं को ही मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में अब कितने हैं, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। तो समझ गए हैं, हिंदी के संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हिंदी के भाग 17 में उल्लेख किया गया है। और पूछता है कि हिंदी का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया, तो आप बताएंगे भाग 17 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 343 से लेके 351 के बीच है, ठीक है ना। जो कि 343 के पार्ट 1 में जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और अनुसूची 8वीं में उल्लेख किया गया है कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का। जो पहले जब उसका उल्लेख किया गया था तो 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधित होकर टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारी आती है, भाषा तो हो गया, इसके बाद आती है लिपि। लिपि क्या है, तो लिपि जिस संकेत को हम देख के पढ़ के उनकी भाषाओं को समझ लेते हैं। लिपि मतलब लिखना ना, लिपि मतलब लिखावटी है, किस तरह के है। तो इसमें लिपि में जो है कि हम लोग हिंदी जो है कि ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी इसका क्रम देखिए, ब्राह्मी से देवनागरी और देवनागरी लिपि में हिंदी आती है। क्या आती है, हिंदी आती है। देवनागरी लिपि में क्या आती है, हिंदी आती है। अब हिंदी में हिंदी भी है, इसकी देवनागरी लिपि में 4 भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। ये चारों भाषाएं जो है किस भाषा में लिखी गई हैं, चारों भाषाएं किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई है, तो उसकी लिपि देवनागरी है। आप कभी पूछ देगा देवनागरी लिपि कहां से आई है, तो ब्राह्मी लिपि से आई है। कहां से आई है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है ना। तो आप लोग अब समझ गए होंगे क्या है, देवनागरी लिपि में के अंतर्गत कौन आता है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है, नेपाली और मराठी। यानी लिपि पूछ देगा कि संस्कृत की कौन सी लिपि से उत्पन्न हुआ है, किस लिपि से संबंध उसका, तो देवनागरी है। और देवनागरी किससे, ब्राह्मी से। चाहे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, देवनागरी यहाँ लिपि लिखी जाती है जो है कि, लेकिन अंक जो है हिंदी में अंतरराष्ट्रीय जो अंक संख्या पद्धति उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब एक चीज लिपि समझ गए, भाषा के बारे में समझ गए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हिंदी शब्द है, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द जो है एक ऐसा शब्द है, ये फारसी शब्द है। क्या है, फारसी शब्द है, ध्यान दीजिएगा। कभी काल के क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी कौन सी भाषा के शब्द है, तो हिंदी जो है फारसी शब्द है, यानी फारस से लिया गया है, ठीक है ना। और जो द्विगुण व्यंजन यानी जिसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते थे, वो दोनों तुर्की की भाषा है। जैसे ए में लिखा था ड और ढ, ये कहाँ की भाषा है, किस भाषा की है, तुर्की की, ठीक है ना। एक किसकी भाषा है, तुर्की की भाषा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा है, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, हिंदी तो हिंदी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी का जो विकास है वो किस भाषा से है, फारसी से है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग हमको
विश्वास है समझ चुके होंगे। और अब जो है हम लोगों का जो है कि अगला क्लास में जो है कि संधि होगा, जैसे कि मैं पिछले ही बता चुका था। तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए छूटे थे जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। रिवीजन में देख लीजिएगा, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच, और अनुसूची 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्र की भाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा है क्या, ठीक है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा है क्या, इसको बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है और किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग राजभाषा के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा, देखिए राजभाषा क्या होती है। राजभाषा वही भाषा है जिसमें हमारे कार्यालयों में, ठीक है ना, ऑफिसों में ना, और कोई बिल पारित है, कोई अध्यादेश पारित किया जा रहा है ना, तो उसमें जो हमारे सरकारी काम का सामान्य रूप से ऑफिस दफ्तर या सामान्य बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है, उस राज्य की वो क्या होती है, राजभाषा होती है। क्या होती है, राजभाषा होती है। समझ गए बात, आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें हम लोग सामान्य कार्य करते हैं, जैसे हमारे कार्यालयों में, ऑफिसों में अध्यादेश बिल जिस भाषा में पारित किया जाता है वो हमारी क्या होती है, राजभाषा होती है। और हमारे पास जो होता है राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा का मतलब समझिए जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो, ठीक है ना। क्या बोली जाती हो, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो। तो संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाती हो अर्थात तो उसका भी मानक है। जैसे हिंदी तो हमारे भी कम से कम 60% हमारे देश में बोली जाती है, कुछ राज्यों में नहीं बोली जाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट विशेष है। राष्ट्रभाषा जिस देश के 60 से 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे अपने राष्ट्र की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा क्या होती है, वही होती है। बात समझिएगा, दूसरी भाषा में समझिएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रभाषा उस देश की वही राष्ट्रभाषा होती है, चाहे जो भी देश हो। कोई भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका हो, चाइना हो, या फिर अन्य बहुत से देश हैं, कोई किसी देश को आप ले लो जहां में जहां की भाषा 60 से 70% बोलते हैं लोग, वहां की वो राष्ट्रभाषा होती है। अभी हमारे जो हिंदी भाषा है उसको दर्जा जो मिला है राजभाषा का ही मिला है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो है कि 60% प्लस कुछ लोग जो है कि हिंदी बोलते हैं। अर्थात हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अधिक से अधिक मेहनत किया जाए, ताकि 60% तक पहुंच गए। जिस दिन 70% हम लोग हमारे देश के वासी बोलने लगेंगे हिंदी, उस दिन हमारा जो हिंदी है क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम व्यर्थ ना करिए, क्योंकि टाइम हमारा इंतजार नहीं करेगा। और कुछ न कुछ जानकारी लेते रहिए। और आपका वर्णमाला जो है लगभग समाप्त हो चुका है, और प्रैक्टिस में आप लोग कर लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 30 क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया तो अब 28 करने के लिए सक्षम है, मेरी गारंटी है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है ना। अगर नहीं भी ध्यान से एक बार देखें तो 2 बार देख लीजिए, दूसरी बार में 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जनरल चीजें हैं और हर एग्जाम में पूछा है। आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, आपको जितना पढ़ाया गया वीडियो में से लगभग आपका, मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर आपको मुझे विश्वास है कि 99% आपको जो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 30 में 28 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए। वीडियो आज इतना ही, धन्यवाद। हाँ, और एक चीज और सूचना आप लोगों के लिए, जिन लोगों का ये पार्ट 3 था और जिन लोगों का पार्ट 1, ठीक है ना, यानी भाग 1 और भाग 2 जिन लोगों का छूट गया हो, वो लोग जो है जाके हमारे वीडियो के नीचे लिंक है, लिंक में खोल के आप ओपन करके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। अब पूरी वर्णमाला आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब ही हम लोगों का मनोबल ऊंचा करता है और अच्छे ढंग से हम लोग कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए
जितना भी हो, जितना ज्यादा हो उसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कहा जाता है ना ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। तो बांटो, खूब बांटना है, जितना बांट लो। देखो कम होता है क्या, कम हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए सर मेरा कम हो गया है, फिर आप लोगों को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे कोई उपाय होगा तो, ठीक है ना। धन्यवाद।